अरे, ये सियार कैसे बातें कर रहा है? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ये सियार सच तो नहीं बोल रहा? मुझे चलकर देखना चाहिए। नंदिनी आधी रात में ही लालटेन लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। अरे, ये नंदिनी इतनी रात्रि में कहाँ जा रही है? मुझे इसका पीछा करके देखना चाहिए। किशोर अपनी पत्नी का पीछा करते हुए काफी दूर निकल जाता है। अरे, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर ये जा कहाँ रही है? नंदिनी चलते चलते एक नदी के पास जाकर रुक जाती है। वहीं पर एक सियार बैठा हुआ था। अरे ओ सियार, तुम क्या बोल रहे थे? ओह, मैं कह रहा था कि आज इस नदी में एक लाश बहती हुई आ रही है। उस लाश के दाहिने पैर में 2 कीमती रत्न छुपे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन और समझ रहा हो तो वो उस लाश को नदी से निकालकर उन दोनों रत्नों को खुद ले ले और मुझे उस लाश को दे दे ताकि मैं उस लाश का मांस खाऊं। लेकिन सियार, वह लाश तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। अपनी पत्नी को सियार के साथ बातचीत करते देख किशोर सोच में पड़ जाता है। अरे, ये कैसी स्त्री है? ये तो एक सियार से बात कर रही है। कहीं ये कोई डाइन तो नहीं? अरे जरा उधर देखो, लाश उधर से बहती हुई आ रही है। नंदिनी ने जैसे ही उस ओर को देखा तो एक लाश बहती हुई आ रही थी। अरे तुम जल्दी से नदी के अंदर उतरो, नहीं तो वो लाश तथा वो कीमती रत्न तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। ये बात सुनते ही नंदिनी पानी में उतर जाती है और वह जल्दी ही लाश को पानी से बाहर खींचकर ले आती है। अरे वाह वाह वाह, तुम तो कितनी बहादुर हो। मैंने तुम्हारे लिए लाश को बाहर निकाल दिया। अब तुम मुझे उन कीमती रत्नों को इसकी टांग से निकाल कर दो। अरे नहीं नहीं, मैं उन रत्नों को नहीं निकाल सकता। यदि मैंने अपनी पापी मुंह से उन रत्नों को स्पर्श किया तो वो दोनों रत्न गायब हो जाएंगे। इसीलिए उन रत्नों को तुम्हें खुद ही निकालना होगा। लेकिन मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मेरे पास तो कोई खंजर भी नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से यदि तुम्हारे पास कोई खंजर नहीं है तो तुम अपने दांतों से ही इस लाश की चमड़ी को फाड़ कर उन दोनों रत्नों को बाहर निकाल लो। अरे राम राम राम, मैं अपने मुंह से इस लाश को कैसे काट सकती हूँ? अरे बेटी, तुम ज्यादा विचार ना करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सियार की यह बात सुनकर नंदिनी ज्यादा कुछ नहीं सोचती। वह अपने मुंह से ही उस लाश की टांग की चमड़ी को काटने लगती है। उधर यह सारा दृश्य देखकर तो किशोर के होश ही उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये तो एक डाइन है। ये तो इंसान का मांस खा रही है। अरे भाग ले बेटा किशोर, नहीं तो ये डाइन तेरा भी नाश्ता कर लेगी। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर 2 दिन पहले ही तो तुम्हारा विवाह हुआ है और आज तुम बहू को घर से भगाने की बात कर रहे हो। पिताजी, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ। मुझे इसके साथ नहीं रहना। आप इसे आज ही इसके मायके छोड़कर आओ। लेकिन बेटा, तुम बहू के साथ रहना क्यों नहीं चाहते? आखिर इसने क्या किया है? क्योंकि पिताजी, आपकी बहू कोई इंसान नहीं बल्कि एक डाइन है जो इंसान का मांस नोच नोच कर खाती है। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ पिताजी, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ।
मैंने अपनी आंखों से इसे नदी पर एक इंसान का मांस खाते हुए देखा है। अरे आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ कि मैं वहाँ पर क्या करने गई थी। मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है दुष्ट डायन। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बेटा, एक बार इसकी बात तो सुन ले। नहीं पिताजी, मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी। यदि आप इसे यहाँ से अभी के अभी लेकर नहीं गए तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं जी, आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी अपने ससुर के साथ अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। वह दोनों चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। पैदल चलने की वजह से रामलाल तो थक जाता है। अरे बेटी, मेरे पैर तो इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। अब तो मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे चलकर आराम कर लेते हैं, फिर आगे का सफर तय करेंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप उचित समझे। इतना सोचकर वह दोनों पेड़ के पास जाते हैं। रामलाल तो थकान से चूर था। वह पेड़ के नीचे लेटते ही सो गया। उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता था। अरे आप लोग इस पेड़ के नीचे ना सोइए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यदि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो यहाँ से तुरंत चले जाइए। अरे कौवे, मैं तुम्हारी भाषा समझती हूँ। आखिर तुम हमें इस पेड़ के नीचे से क्यों भगा रही हो? मैं तुम्हें इस पेड़ के नीचे से इसलिए भगा रहा हूँ क्योंकि इस पेड़ के नीचे काल रहता है। लेकिन कैसा काल? मैं कुछ समझी नहीं। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? अरे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पेड़ के नीचे तुम उस बिल को तो देख ही रहे हो। हाँ हाँ कौवे, मैं उस बिल को देख सकती हूँ। आखिर क्या है उस बिल में? इस बिल में एक जहरीला सर्प रहता है। इस वृक्ष के नीचे रुकने वाले सभी राहगीरों को वो डस लेता है और उनकी आंखें निकालकर खा जाता है तथा उनका सारा धन खजाना लूटकर अपने बिल के अंदर डाल देता है। उस दुष्ट ने मेरे भी नन्हे नन्हे बच्चे को मारकर खा लिया। मैंने कसम खाई है कि जब तक उस दुष्ट को खत्म नहीं कर लूंगा तब तक इस पेड़ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। हे कौवे, मुझे ये सूचना बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैंने आपको उस दुष्ट के बारे में सचेत कर दिया। यदि आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती? हाँ हाँ बोलिए कौवे, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैं आपसे बस इतनी सहायता चाहता हूँ कि तुम उस सर्प को खत्म करने में मेरी मदद करो। तुम उस सर्प को मारकर यही डाल देना, उसे मैं खा लूंगा, तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा और तुम उसके बिल में से सारा धन निकालकर ले जाना। अरे नहीं काग, ये नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कौवे, मैं तुम्हें क्या बताऊं? सियार रटे तो यह गति भई, अब तुम न रटो निगोड़े काग। अरे बेटी, तुम ये क्या बोल रही हो? आखिर ये कौवा तुमसे क्या बोल रहा है? अरे कुछ नहीं पिताजी, आप इस कौवे की बात छोड़िए। चलिए अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं पुत्री, पहले तुम मुझे सच्चाई बताओ कि आखिर ये कौवा तुमसे क्या कह रहा है और तुमने ये क्यों बोला? सियार रटे तो ये गति भाई, अब तुम न रटो निगोड़े काक, इसका क्या मतलब है? पिताजी, मैं इन पशु पक्षियों की भाषा को बोल और समझ सकती हूँ। सियार रटे तो ये गति भई का मतलब है कि मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। आपके पुत्र तो सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी एक सियार की आवाज आई कि नदी में एक लाश बहती हुई आ रही है।
जिसके दाहिने पैर में 2 रत्न छिपे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरी इस बात को समझ रहा है तो वह नदी के किनारे पर आ जाए। यह सुन के मैं जल्दी जल्दी नदी के पास जा पहुंची। इसके बाद क्या हुआ पुत्री? पिताजी, मैं नदी पर तो पहुंच गई थी, लेकिन कोई खंजर नहीं ले जा पाई, जिसकी वजह से मैं अपने दांतों से ही उस लाश की टांग को फाड़कर उन दोनों रत्नों को निकाल कर ले आई। लेकिन यह सब कुछ करते हुए मुझे आपके बेटे ने छिपकर देख लिया। उन्हें लगा कि मैं एक डायन हूँ जो इंसान का मांस खाती है। उस सियार के चक्कर में पड़कर ही तो मेरी ये दुर्दशा हुई है कि मुझे अपने घर से ही निकाल दिया गया। यदि तुम उन रत्नों को निकाल कर लाई हो तो वो दोनों रत्न कहाँ है? पिताजी, यह देखिए, यही है वो दोनों रत्न। दोनों रत्नों को देखकर तो रामलाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन पुत्री, तुमने ये बात किशोर को क्यों नहीं बताई? लेकिन कैसे बताती? उन्होंने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं, तो मैं क्या करती? कोई बात नहीं पुत्री, तुम दुखी ना हो। लेकिन इस कौवे ने तुमसे क्या बताया? ये कौवा बता रहा है कि उस बिल में एक जहरीला सर्प रहता है। फिर नंदिनी सारी बात अपने ससुर को बताती है। सारी कहानी सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिताजी, वही मैं इस कौवे से कह रही थी कि रत्न पाकर तो मेरी यह हालत हुई है। यदि कहीं सोना भी खोद लिया तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। अरे नहीं बेटी, तुम ऐसी अशुभ बात ना करो। लेकिन ये दुष्ट सर्प तो कितना पापी है, पता नहीं इसने कितने मासूमों की जान ले ली होगी। मैं इस दुष्ट सर्प को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौवे, तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। लेकिन पिताजी, आप उसे मारेंगे कैसे? बेटी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई युक्ति है? युक्ति तो है, लेकिन वह बहुत कठिन है। बोल बेटी, उस दुष्ट को मारने की क्या योजना है? हमें उस दुष्ट को खत्म करना ही होगा, नहीं तो वो पता नहीं और भी कितने मासूमों की जान ले लेगा। पिताजी, आप बाजार से एक फावड़ा और एक तलवार खरीद कर ले आइए, फिर मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अच्छा ठीक है बेटी, मैं बाजार को जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस वृक्ष के पास से हटकर कहीं दूर जाकर रुक जाओ। मैं जल्दी ही बाजार से वापस लौट आऊंगा। इतना बोलकर रामलाल सामान खरीदने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ता है। वह चलते चलते जल्दी ही बाजार को पहुंच जाता है। अरे लोहार भाई, आप मुझे एक फावड़ा तथा एक तलवार दे दीजिए। लोहार तुरंत ही एक तलवार तथा एक फावड़ा दे देता है। तलवार और फावड़ा लेकर रामलाल तुरंत ही वापस चल पड़ता है। रामलाल जल्दी ही उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी बहू खड़ी हुई थी। ये लो बेटी, मैं तलवार और फावड़ा लेकर आ गया हूँ। पिताजी, आप फावड़े को उधर दूर रख दीजिए और तलवार लेकर उस पेड़ के पीछे छिप जाइए। मैं इसी पेड़ के नीचे सोने का नाटक करूंगी। जैसे ही वह सर्प मुझ पर हमला करने के लिए आएगा, तभी आप उस पर हमला कर देना, जिससे वह सर्प मारा जाएगा। अरे नहीं पुत्री, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तलवार लेकर मैं नहीं, बल्कि तुम जाओ। मैं तुम्हें कोई भी खतरा मोड़ नहीं लेने दूंगा। अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है जीने के लिए, और मेरा क्या, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। मुझे कुछ हो भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे रहते हुए आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना बोलकर नंदिनी तलवार लेकर पेड़ के पीछे छिप जाती है और रामलाल चुपचाप वहीं पेड़ के नीचे लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। कुछ देर गुजरने के बाद
वह सर्प पेड़ की तरफ ही बढ़ता हुआ चला आ रहा था। अरे वाह वाह वाह, आज फिर से एक नया शिकार मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। सर्प जैसे ही रामलाल के करीब आता है, तभी पीछे से नंदिनी तलवार से उस सर्प के 2 टुकड़े कर देती है। यह देखकर कौवा बड़ा खुश हो जाता है। वाह बेटी वाह, तुम तो वाकई कितनी वीर हो। अब आप जल्दी से इस बिल को फावड़े से खोदिए। हाँ हाँ बेटी, मैं अभी खोदता हूँ। इतना बोलकर रामलाल फावड़े से उस सर्प के बिल को खोदने लगता है। कुछ देर खुदाई करने के बाद उस सर्प के बिल से काफी सारा धन तथा हीरे जवाहरात निकलते हैं। यह देखकर वह दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। रामलाल जल्दी ही एक कपड़े पर उस सारे धन को एकत्रित कर उसकी एक पोटली बना लेता है। चलो बेटी, अब मेरे साथ घर चलो। हाँ हाँ चलिए पिताजी। अरे घर तो इधर है, तुम उधर कहाँ जा रही हो? लेकिन इधर ही तो मेरा मायका है। अरे नहीं बेटी, अब तुम्हारे मायके जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ अपने घर चलोगी। लेकिन पिताजी, यदि मैं वापस गई तो किशोर जी घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे उसे जहाँ भी जाना है वो चला जाए, लेकिन तू मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। चल मेरे साथ। इतना कहकर रामलाल नंदिनी को भी अपने साथ ही ले जाता है। पिताजी, आप फिर से इस डायन को घर में ले आए। अरे बेटा, ये डायन नहीं है, तुम मेरी बात को सुनो। फिर रामलाल सारी कहानी अपने बेटे किशोर को सुनाता है। सारी बात सुनकर किशोर हैरान ही रह जाता है। यदि तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो ये देखो, वो सारा खजाना। खजाना देखकर किशोर समझ गया कि वह गलत था। नंदिनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे नहीं जी, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे लज्जित ना करें। गलती तो हर किसी से हो जाती है।